जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी के क्षेत्रफल का वितरण किस प्रकार से हुआ है और पृथ्वी के मॉडल क्या होते हैं, पृथ्वी पर दिन कब होता है, दिन बड़ा रात छोटा कब कब होती है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, एपीहेलियंस पेरीहेलियंस क्या होते हैं, इन सब का चर्चा विस्तार से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए क्लास को शुरू कर। पृथ्वी के बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी का एक मॉडल होता है। मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ग्लोब। मॉडल को हिंदी में कहते हैं हम लोग नमूना। इस ग्लोब के निर्माता कौन है? तो इस ग्लोब के निर्माता जो है मार्टिन बैहम है। ठीक है। जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी, मुख्य रूप से यहाँ पे मैंने स्टैटिक जीके कवर किया इस वीडियो में। इसके अलावा बीएसएससी को, एसएससी, एलडीसी, बिहार पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्टैटिक जीके को कवर किया गया। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। पृथ्वी एक परिचय के रूप में हमारा जो पहला चैप्टर है, यानी कि स्टार्टिंग वीडियो, उसमें हम शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम। ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। हम लोग यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे। ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखाएं, एक का नाम अक्षांश होता है और एक का नाम देशांतर है। देखिए, अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। इस वीडियो से आपका स्टैटिक जीके ही कवर होगा। जो छोटे मोटे एग्जाम, यानी कि जो भी वनडे एग्जाम होता है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टकराएगा। देखिए, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होते हैं और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो अर्ध वृत्त होते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखने वाली बात होती है कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो रेखाएं मिलाती हैं, देशांतर होती हैं। और जो पूर्णतः सर्किल, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं या पश्चिम से पूरब की ओर पूर्ण वृत्त में खींचे जाते हैं, वे अक्षांश रेखाएं होती है। यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं कि देखिए, ये वाले जो हुआ देशांतर हुआ और इस तरह के लाइनिंग, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, देशांतर रेखा। और यदि ऐसे कर देते हैं इस तरह के, तो ये रेखाएं आपका क्या बनती है, अक्षांश रेखाएं बनती हैं। यहाँ पे गौर से देखते जाइएगा आप लोग। ये रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश और ये रेखाएं कहलाती हैं आपका देशांतर। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों पे कम होती है, ध्रुवों पे कम यानी कि 0, और विषुवत रेखा पे अधिकतम होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी होती है 111 किलोमीटर, 111 नहीं, गलती हो गया। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और इसका तो मैक्सिमम होता है विषुवत रेखा पर और मिनिमम होता है 0 पर। चूँकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी वेरिएबल्स है, तो इसको नापा नहीं गया है। नापा गया है मैक्सिमम 104 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं देशांतरों के बीच की दूरी कहाँ होगी, तो विषुवत रेखा पर। लेकिन अक्षांशों के बीच की दूरी सदैव आपस में क्या होगी, बराबर होगी। देखिए, दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, गोरे। ये तो था ग्लोब के बारे में। तो एक बार फिर से, पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम है। ग्लोब पर दो रेखाएं, एक अक्षांश और एक देशांतर है। अब इससे आगे बात करते हैं। देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किया जाता है, तिथि का निर्धारण किया जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे, तिथि निर्धारण रेखा जो होती है हमारे पास 180 डिग्री देशांतर होती है। ठीक है। समय का जो निर्धारण होता है ग्रीनविच, जिसे जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री देशांतर से होती है। यहाँ पे समझेंगे हम लोग, दो देशों के बीच का समय का अंतर 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू 4 मिनट होता है। तो इसी तरह से 15 डिग्री देशांतर अगर बात करते हैं तो हमारे पास 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होगा। ठीक है। अब इसके बाद जरा चर्चा करते हैं हम लोग भारत का। तो भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब ईस्ट अब वेस्ट का मतलब क्या होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट अर्थात प्लस 5.5 घंटा। अब सुनिए,
देशांतर रेखा अगर 0 डिग्री होती है तो 0 डिग्री से पूरब की ओर हम लोग जाएंगे तो समय हमारा पॉजिटिव, अगर पश्चिम की ओर हम लोग जाएंगे तो समय हमारा क्या होगा, निगेटिव चलेगा। यानी कि टाइम हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में चलते जाएगा और इधर टाइम हमारा क्या चलते जाएगा, निगेटिव में। ठीक है, इसे डिनोट कैसे करेंगे, तो पूर्वी देशांतर को ई से, पश्चिमी देशांतर को डब्ल्यू से। तो ये तो था देशांतर रेखा के बारे में। अब चूंकि पृथ्वी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, पृथ्वी एक परिचय है, ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल वीडियोस है। ठीक है, ये रोजाना 5 बजे हमारी क्लास होती है, शाम 5 बजे से। जो भी नए यूजर्स होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 दिनों की RRB NTPC का डेट है। 30 दिनों में मैं आपको फुल कंप्लीट कोर्स, जिसको कुछ नहीं भी आता है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इधर की ओर बात करते हैं एरिया से रिलेटेड। तो पृथ्वी की जो एरिया है, एरिया कहने का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो पृथ्वी का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 51 करोड़ किलोमीटर होता है, वर्ग करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक भाग जल तो एक भाग आपका भूमि। ठीक है, जल का जो क्षेत्रफल है हमारे पास 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर और भूमि का क्षेत्रफल है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। परसेंटेज की बात करते हैं तो 71% जल है आपका, 29% आपका भूमि है। तिहाई यानी कि भाग की बात करते हैं तो लगभग 1/3 भाग जल और 1/4 भाग आपका भूमि होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 4 हिस्से में से 3 हिस्सा जल, 1 हिस्सा आपका भूमि। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं तो देखिए, ये हमारे पास पृथ्वी हो गया है। सपोज दैट ऊपर का ध्रुव नॉर्थ ध्रुव और नीचे का साउथ, बीच से जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री। देखिए अक्षांश रेखा हमने अभी तो कुछ देर पढ़ाया था, तो ऐसे वाली रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा। तो बीच वाली रेखा को 0 डिग्री यानी अक्षांश रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा के जो ऊपर हो गया उसे उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ हेमीस्फीयर कहते हैं, और नीचे जो हो गया उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जिसको साउथ हेमीस्फीयर कहते हैं। अब सुनिए, इस वाले भाग में जल और वाटर का रेशियो आएंगे, इस वाले भाग में जल का रेशियो आएंगे। तो ये वाले भाग में जल का जो परसेंटेज है और भूमि का जो परसेंटेज है वो देखेंगे। तो उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं तो जल हमारा 60% और भूमि हमारा 40%। दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो जल का हिस्सा आएगा 81% और भूमि का हिस्सा आ जाएगा आपके पास 40%। इतना दूर आप समझ चुके होंगे। फिर से बता देते हैं, अक्षांश रेखा के ऊपर वाले हिस्से उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में जल का परसेंटेज 60%, भूमि का परसेंटेज 40% और दक्षिणी ध्रुव में जल का परसेंटेज 81%, भूमि का परसेंटेज हो गया 40%। इतना दूर आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं पृथ्वी का, देखिए यहाँ से लेके यहाँ का जो मिलाएं अक्षांश रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर अर्थात इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में, देखिए मध्य का मतलब होता है, मध्य मतलब बीच, तो जो 2 भागों में बांटता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर इसके ऊपर की ओर जाते हैं 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। तो ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर को ही नॉर्थ कहते हैं, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। फिर 23.5 डिग्री साउथ में आते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। बात को स्पष्ट ढंग से समझ लिए हैं। अब देखिए, अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा है, इसके आसपास के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन है, तो विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र या भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और भी बात सुनेंगे, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, डोलड्रम क्षेत्र कहते हैं, जो वहाँ के शांत क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और कर्क रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र यानी कि 66.5 डिग्री से ऊपर और 66.5 डिग्री साउथ से नीचे शीत प्रदेश कहलाते हैं, जो ध्रुवीय प्रदेश के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है,
इतना दूर आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी एक स्फीयर है, पूरी स्फीयर नहीं, लगभग एक स्फीयर है, तो उसका एक व्यास होता है। तो बात करेंगे, देखिए ये ऐसे काट दिए तो अक्षांश हो गया, ऐसे काट देंगे तो ये क्या हो गया, देशांतर हो गया। तो एक होता है अक्षांशीय विस्तार और एक होता है देशांतरीय विस्तार, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, पृथ्वी का ये हमारे पास एक मॉडल हो गया, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार, ये हो गया आपका देशांतरीय विस्तार। तो एक होता है 12,713 और 12,756, ये होता है 12,713 और ये होता है 12,756। दोनों के बीच में अंतर पूछ लिया जाता है तो 43 किलोमीटर, कहीं कहीं पे ये 12 भी देता है, कहीं कहीं पे 13 भी देता है, लेकिन आप 13 याद रखेंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय कहने का मतलब हो गया कि ऊपर से नीचे, जो नॉर्थ से लेकर के साउथ पे आता है, उस तरह के व्यास को 12,713, और अक्षांशीय व्यास यानी कि पूरब से पश्चिम, जो पृथ्वी को दो भागों में, जैसे ये गोल है तो आधे इधर आधे इधर, ठीक है, उसको काटेंगे तब 12,756 किलोमीटर, दोनों के बीच में डिफरेंस लेंगे तो 43 किलोमीटर होता है। तो ये तो मोटा मोटी जानकारी थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं पृथ्वी के तापमान पर, यानी कि पृथ्वी का तापमान कितना होगा। चलिए अभी हम क्या बताएं कि एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है, ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा ईस्ट हो गया। तो ये तरह का व्यास 12,756 और ये हमारा हो गया 12,713, दोनों के बीच में डिफरेंस लेते हैं तो 43 किलोमीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं तो ध्रुवीय व्यास कहते हैं, याद रखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय व्यास। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांशीय व्यास, अक्षांशीय व्यास कहेंगे, या तो फिर इसे विषुवतीय व्यास कहते हैं, विषुवतीय व्यास कहते हैं। क्वेश्चंस में कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं तापमान की, पृथ्वी के टेम्परेचर के हिसाब से। तो देखिए पृथ्वी के तापमान, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठने वाला है। ये पृथ्वी हो गया, तो पहला चीज़ ये होता है सतह, ये क्या हो गया हमारे पास, सतह। तो सतह का जो औसत टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड औसत, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, सबको मिला करके पृथ्वी के सतह का औसत टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। बात करेंगे सेंटर की ओर, यानी कि केंद्र, तो जो केंद्र का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस। ये सब क्वेश्चन आएगा आपको। अब एक सतह हो गया, एक सेंटर हो गया, तो बीच में हो गया मध्य, जिसको बोलते हैं हम लोग मध्य प्रभार, और मध्य प्रभार का तापमान होता है 2900 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान से रिलेटेड हो गया कि पृथ्वी का तापमान सतह पे 30 डिग्री, केंद्र पे 40 डिग्री, मध्य प्रभार में 2900 डिग्री सेल्सियस, 40 नहीं 4000 डिग्री सेल्सियस है, वो 2900 यानी कि 2900 डिग्री सेल्सियस है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर प्रकाश कैसे आता है। तो पृथ्वी पर प्रकाश पहले नंबर सूर्य से प्राप्त होती है, जो 499 सेकेंड्स में होती है। चंद्रमा से जो प्राप्त होती है वो आपका 80 सेकेंड्स में प्राप्त होती है। याद रखेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी पर प्रकाश जो आती है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 499 सेकेंड, अर्थात 8 मिनट 19 सेकेंड। कहीं कहीं इस चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं 8.3 मिनट, ये भी आपका सही है, चूँकि 8.3 मिनट इक्वल टू 8 मिनट 20 सेकेंड होता है, लगभग 19-20। किसी किसी बुक में 8 मिनट 20 सेकेंड भी है, 19 सेकेंड भी है। एक्चुअल 8.3 मिनट भी ऑप्शन में रहेगा तो चलेगा आपका। चंद्रमा की बात करते हैं तो 1 मिनट 20 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो औसतन दूरी बात करेंगे 14.96 करोड़ किलोमीटर, और चंद्रमा के बीच की दूरी तो 384,000 यानी कि 384,000 लाख, जिसको कहते हैं 3.84 लाख किलोमीटर होता है, ठीक है, 3.84 लाख किलोमीटर है। तो ये था ये। अब यहाँ पे प्रकाश की गति भी आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रकाश की गति होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी से आप दूरी भी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ठीक है। तो यहाँ पे समय दिया गया है
और चाल भी दिया गया है, तो आप निकाल सकते हो गुना करके। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं पृथ्वी के बारे में। ताप तो देख लिए हैं, अब ताप का अंतर देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा तापीय अंतर पृथ्वी पर, जो सबसे ज़्यादा तापीय अंतर होता है वो होता है ध्रुवों पर। ऐसा क्यों? तो देखिए बताते हैं। पृथ्वी के ताप का, यानी कि जैसे नॉर्थ पोल हुआ, इस साउथ पोल हुआ, ध्यान से देंगे तापीय अंतर में, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो नॉर्थ ध्रुव में और वो साउथ ध्रुव में। सबसे कम जो होता है कम अंतर, कम तापांतर और अधिक तापांतर, सबसे अधिक तापांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सबसे अधिक तापांतर, सबसे कम तापांतर आपका होता है विषुवत रेखा पर। इस चीज़ को भी हम लोग याद करेंगे पॉइंट में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव, मौसम का प्रभाव देखा जाता है विषुवत रेखा पर। सालों भर सूर्य की किरणें वहाँ पे सीधी पड़ते रहती है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब जरा बात करते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ डेटा के। तो पृथ्वी के बारे में यहाँ पे डेटा हम लोग सुनेंगे। सबसे पहला नंबर क्या है? यह सौर मंडल का तीसरा है, क्रम से कैमा है, थर्ड ग्रह है। क्रम कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट में कौन होता है? बुध होता है, सेकंड में आपका शुक्र होता है, तीसरा में आपका पृथ्वी होता है। अब साइज के हिसाब से देखते हैं, साइज यानी आकार के दृष्टिकोण से, तो आकार के दृष्टिकोण से ये पांचवा है, ठीक है। अब हिसाब देखते हैं जोवियन ग्रहों में। जोवियन ग्रहों में तो ये आता ही नहीं है, पार्थिव ग्रह के हिस्सा है। तो पार्थिव ग्रहों में तो ये फर्स्ट नंबर पर साइज के हिसाब से है, ठीक है। पार्थिव ग्रहों में साइज के हिसाब से फर्स्ट नंबर पर होता है, जोवियन ग्रहों में होते हैं। जोवियन और पार्थिव क्या होता है? देखिए सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। 8 ग्रह में शुरू के जो 4 ग्रह है वो पार्थिव ग्रह और लास्ट के 4 ग्रह है वो आपका जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का मतलब बड़ा होता है, पार्थिव का मतलब क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर बात करते हैं हम लोग। पृथ्वी की एक उपमा दी गई है। पृथ्वी की उपमा क्या है? तो उपमा मतलब होता है नीला ग्रह। पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला कहते हैं। पृथ्वी को हम लोग शुक्र की बहन भी कहते हैं। शुक्र की बहन कहिए, शुक्र की भगनी कहिए, शुक्र का पड़ोसी कहिए, ठीक है। और पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह का नाम पूछ सकता है आपसे, तो पड़ोसी ग्रह हो गया मंगल ग्रह एवं शुक्र ग्रह, ये पड़ोसी हो गया, ठीक है, पृथ्वी के बारे में। अब जैसे पृथ्वी के ऊपर भार देखते हैं कि पृथ्वी की भार कितना है, तो भार आपका 5700 गुना 10 के पावर 8 टन। 5700 गुना 10 के पावर 8 टन। डेटा कंफ्यूज नहीं होइएगा, 57, 58 आप रटे हुए हैं कि कार्बन का अर्ध आयु काल होता है 5800 बरस। यहाँ पे 5700 गुना 10 के पावर 8 टन है पृथ्वी पर भार, ठीक है। पलायन वेग का मान पूछते हैं, तो यहाँ पे पलायन वेग सुनिएगा, वायुमंडलीय भार है। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड्स। किस वेग से वस्तु को हम ऐसे फेंकें ताकि वो पृथ्वी के वायुमंडल से, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वो बाहर निकल जाए? तो 11.2 किलोमीटर। एक प्रक्षेपण वेग होता है, प्रक्षेपण वेग, तो प्रक्षेपण वेग होता है हमारे पास 7.4 किलोमीटर पर सेकेंड्स। फिर से याद कर लेंगे हम लोग। पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, प्रक्षेपण वेग का मान होता है 7.4 किलोमीटर्स। अब पृथ्वी की गति की बात करते हैं, तो कोई भी ग्रह रहता है तो ग्रहों में 2 प्रकार की गति होती है। कौन कौन गति? एक घूर्णन गति और एक होता है परिभ्रमण गति। एक घूर्णन गति होता है और एक क्या होता है? परिभ्रमण गति। ये मुख्य रूप से रिवीजन करने के लिए बनाया जा रहा है कि आप लोग कितना पढ़े हैं, आपको पहले से जो भी याद है उसको आप एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर करके रिवाइज करवाया जा रहा है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? 49 किलोमीटर पर सेकेंड से। घूर्णन गति की बात करेंगे तो 49 किलोमीटर प्रति सेकेंड्स। और परिभ्रमण गति की बात करते हैं हम लोग, तो परिभ्रमण गति हमारा पड़ जाता है 28 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चलता है। ये पर मिनट के हिसाब से, ये पर सेकंड्स के हिसाब, ये भी परिभ्रमण गति है, ये भी आपका सेकंड्स ही होगा, ठीक है, मिस्टेक से।
ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखेंगे, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति। दिन और रात का केस सुनिए। एक से होता है घूर्णन गति के कारण पृथ्वी में दिन और रात होता है 24 घंटा का, एक्यूरेट 24 नहीं है, 23 घंटा 56 मिनट 45 सेकंड का होता है, 23 घंटा 56 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। और एक परिभ्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? मौसम परिवर्तन। घूर्णन गति के कारण क्या होता है सर? दिन और रात होता है। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, परिभ्रमण गति के कारण आपका मौसम परिवर्तन होता है। ये तो था पृथ्वी के बारे में मोटा मोटी चीज़। अब पृथ्वी के अंदर हम लोग चलते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है। तो मैं इसे फिर से इरेज करता हूँ और वापस आता हूँ। अब बात करेंगे पेरिहेलियंस क्या है और एपिहेलियंस क्या है। तो यहाँ पे सुनिए, ये हमारे पास पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये हमारे पास पृथ्वी हो गया और बीच में हमारे पास एक कहीं पे सूरज ले लेते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि जब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी क्या होती है? निकटतम होती है। और एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी क्या होती है? सबसे अधिकतम होती है, सबसे अधिकतम। ये सबसे अधिकतम हो गया और ये सबसे निकटतम हो गया। अब समझेंगे कि सबसे अधिकतम और सबसे निकटतम क्या होता है। तो जिस समय सबसे निकटतम रहता है, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है, और दूरी रहती है तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। ये सबसे अधिकतम दूरी और ये सबसे न्यूनतम दूरी। तो जिस समय पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी निकटतम होती है उसे उपसौर की घटना कहते हैं, और जिस समय सबसे अधिकतम होती है उसे अपसौर की घटना कहते हैं, अपसौर, ठीक है। ये उपसौर हो गया और ये आपका अपसौर हो गया। उपसौर ये कब होता है? तो ये घटना आपको होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और ये कब होगी? तो 4 जुलाई को। ये कब होगी आपके पास? 4 जुलाई को। चलिए 4 जुलाई इधर लिख देते हैं, शायद उधर ना दिखे। तो 4 जुलाई को उपसौर की घटना। ये कब होता है? ठंडा के दिन में। और ये कब होता है? जाड़ा के दिन में। ऐसा नहीं है, हम लोग उत्तरी ध्रुव में रह रहे हैं तो उत्तरी ध्रुव पे ये काम होता है ठंडा के दिन में, ये काम होता है जाड़ा के दिन में। अगर दक्षिणी ध्रुव वाले हैं तो दक्षिणी ध्रुव वाले को ये काम होता है गर्मी के दिन में और ये काम होगा ठंडा के दिन में, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे हम लोग कि जो उपसौर को क्या कहते हैं? पेरिहेलियंस कहते हैं, पेरिहेलियन, ठीक है। और अपसौर को क्या कहते हैं? एपिहेलियंस कहते हैं। पेरिहेलियंस और एपिहेलियंस की घटना आप समझ चुके होंगे, है ना। अब देखिए दिन और रात का सेंस क्या होता है, कब दिन और रात बराबर होता है। तो ये हमारे पास पृथ्वी का एक फिर से हम काट ले लेते हैं, बीच वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और बीच वाला क्षेत्र तो आपका विषुवत रेखा हो गया जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब सुनिए, यहाँ से एक स्क्वायर हमने क्रिएट कर दिया है, रेक्टेंगल कहिए चाहे स्क्वायर कीजिए। यही ट्रिक आपको याद करने में मदद करेगा। सबसे पहला नंबर 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर और 22 सितंबर। कहीं कहीं पे किताब में ये 23 सितंबर भी देता है, इसके लिए भी मैं आपको दोनों भी देता हूँ। तो ट्रिक है 21-22। ये देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने में टोटल मंथ आपका कितना होता है? 12। 1 2 3 कितना पॉइंट? 4 पॉइंट। 4 से आप डिवीजन कीजिए, 4 तिया 12, 3 आया, यानी कि सब जगह 3-3 मंथ का गैप है, 3-3 मंथ गैप है, 3-3 मंथ गैप है। तो हर 3 महीने के बाद ये घटना होती है। सुनिए, 21 जून को क्या होता है? कर्क संक्रांति, कर्क की संक्रांति। 22 दिसंबर को क्या होता है? मकर की संक्रांति। अब संक्रांति का मतलब वो नहीं समझ जाइएगा कि दही चूड़ा को लपेट करके आपस में तिलकुट मुर्गे खा रहे हैं, वो संक्रांति नहीं। इस संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य जब उत्तरायण से दक्षिणायन में जाता है तब संक्रांति, और दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है तब मकर संक्रांति होता है, ठीक है। ये होता है सूर्य।
और ये भी कह सकते हैं कि कर्क की राशि से निकलकर मकर की राशि में जाना, यानी कर्क अर्थात कर्क रेखा, मकर राशि यानी कि मकर रेखा पर, ठीक है। और वे 12 राशि में आप ऐड मत कर दीजिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखते हैं जो 21 जून और 22 दिसंबर जो लिखा गया है, तो जो बीच में आता है 21 मार्च 22 सितंबर 23 इस लाइन पे क्या होगा कि दिन इक्वल टू होगा रात। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि दिन और रात का सेंस कहाँ बराबर होता है, तो 21 मार्च और 22 सितंबर। अब बात करते हैं 21 जून को क्या होता है, दिन बड़ा रात छोटा। यहाँ 22 दिसंबर को क्या होगा कि दिन बड़ा होगा और रात छोटा होगा, दक्षिणी ध्रुव में, और ये आपका उत्तरी ध्रुव में। रात का सेंस बोले तो इसी को अपोजिट कर देना है, और कोई तकलीफ इसमें तो होना नहीं चाहिए। इतना आप समझ गए होंगे। इससे बाद आगे चलते हैं पृथ्वी में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो एकदम टू द पॉइंट पूछता है। सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा, तो अल्जीजिया अल्जीयर्स होंगे, ठीक है, अल्जीजिया अल्जीयर्स सबसे गर्म स्थान। सबसे ठंडा स्थान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो नॉर्थ आइस पूछ जाएगा, ठीक है। सबसे ऊंचा स्थान के बारे में तो ऊंचा स्थान आपका एवरेस्ट होगा। सबसे नीचा स्थान पूछेगा तो सबसे नीचा स्थान में जॉर्डन हो जाएगा। और सबसे गहरा गर्त अगर पूछ दिया जाता है तो गहरा गर्त में आपका हो जाएगा आपका मेरियाना गर्त। देखिए लड़का कन्फ्यूजन है कि अरे जॉर्डन आई मेरियाना गर्त, तो हम बताते हैं ये सबसे गहरा गर्त माने गड्ढा हो गया और यह स्थान मतलब हो गया इस जगह। सबसे नीचा स्थान जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, और गर्त आपका मेरियाना गर्त ये पड़ता है प्रशांत महासागर में जो, और सबसे ऊंचा स्थान 8,848 मीटर है, ठीक है। जो इसके पहले वाले वीडियो में पंजाब हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में नेपाल हिमालय के अंतर्गत हम पढ़ाए हैं कि एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के सीमा पर खड़ा है 8,848 मीटर पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो महासागर जो हो गया आपका प्रशांत महासागर हो गया। सबसे बड़ा महादेश कौन सा हो गया, तो महादेश में एशिया महादेश हो गया सबसे बड़ा महादेश में। सबसे छोटा में ऑस्ट्रेलिया महादेश हो जाता है। फिर उसके बाद चर्चा करते हैं सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी, सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे बड़ी नदी बहाव की दृष्टि से अमेजन नदी, लंबी पर्वत श्रेणी होगी तो एंडीज पर्वत, उत्तरी ध्रुव के सबसे लंबी पर्वत श्रेणी होगी तो रॉकी पर्वत। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं 20 में लंबा छोटा बड़ा एक बार आप देख लीजिएगा। और कल मैं आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद कुछ मैप से भी क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। रोज़ाना मैं 20 से 25 मिनट का ही लेक्चर अपलोड करूंगा और उसी में आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार इन शॉर्ट में आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आप यदि आप नए यूजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।